बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव कब होंगे। अब तक की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5 से 6 फेज में चुनाव हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से मौजूद है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, 6 से 7 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तो लगा रखी है, लेकिन आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, उसके बाद राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या बदल जाएगा, जरा वो समझाइए। हुसैन, पहले फेज़ की अगर बात कर लें तो पिछली बार, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर लें या उससे पहले 2011 की बात कर लें, तो 11 और 16 दोनों में ही 6 फेज़ में चुनाव हुए थे। इस बार क्योंकि तारीख कम है, हालांकि कोरोना को लेकर चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन क्योंकि समय कम है, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने हैं, तो उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि 5 फेज़ में भी चुनाव हो सकते हैं। हमें ये टॉप सोर्स ने ये बताया कि 4 से ज़्यादा तो होंगे और 6 से कम हो सकते हैं। तो उसके आधार पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद 5 फेज़ में चुनाव हो। और दूसरी तरफ केरल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, एक फेज में ही यहाँ पिछली बार चुनाव हुआ था, लेकिन क्योंकि केरल इस बार कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो एक बड़ा कंसर्न था चुनाव आयोग के लिए कि और उसके लिए ये विचार हो रहा था कि क्या वहाँ पर 2 फेज में चुनाव कराया जा सकता है। असम में पिछली बार भी 2 फेज में चुनाव हुआ था, इस बार भी ये बताया जा रहा है कि असम में 2 फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में पिछली बार भी 1 फेज में चुनाव हुआ था और इस बार भी 2 फेज को लेकर तमिलनाडु को लेकर कोई वैसी सुगबुगाहट अभी नहीं चल रही है, जबकि पुडुचेरी जहाँ की 30 सीटें हैं वहाँ पे तो 1 फेज में ही चुनाव होगा। ये तो सारी चरणों की बात, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब चुनाव आयोग ऐलान करेगा तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी कि कहाँ कितने फेजेस में चुनाव हो रहे हैं। और दूसरी बात, राजनीतिक दलों की बात कर ले तो निश्चित तौर पे जब जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, उसके बाद खास तौर पे आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर बहुत बदली हुई नजर आएगी, इस लिहाज से कि वहाँ पर बार बार जो अभी वहाँ पर विपक्षी पार्टी है बीजेपी, ये आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जो है वो उनकी रैलीज करने की परमिशन नहीं देती, उनकी यात्राएं नहीं निकालने देती, उनके जो अधिकारी है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। तो जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, कम से कम उस मामले में ये तस्वीर अलग हो जाएगी और वहाँ पे सब कुछ चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसे फ्री एंड फेयर वहाँ पे पोलिंग कराए, कैसे इलेक्शन कराए। और फिर तब दूसरी चीज़ जो आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी कि कैंपेन को लेकर अचानक से एक अलग गियर दिखेगा। जो अभी तक आप देखें तो एक मोमेंटम वहाँ पे शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो फाइनल फेज़ का कैंपेन है उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद टॉप गियर लगाएगी, चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो। तो 5 राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प तस्वीर पश्चिम बंगाल को लेकर ही है, और न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की चर्चा होगी अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो। जाहिर तौर पे एक दिलचस्प तस्वीर अभी तक वहाँ पे देखने को मिल रही है। केरल की बात कर लें तो केरल तो एक तरह से ट्रेडिशनल वहाँ पे लड़ाई चलती है। तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु में भी एक तरह से जो वहाँ पे ट्रेंड सा चलता है कि एक बार में डीएमके, एक बार एआईएडीएमके, कुछ वैसे ही तस्वीर उभरती दिख रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए जो पॉलिटिकल लेकिन जिस कैंपेन का आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर तारीखों का ऐलान होने के बाद उस कैंपेन में बहुत तेजी नजर आएगी, लेकिन अभी के हालात में मनीष, अभी जो कुछ हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीर, उसमें ऐसा लग रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के अलावा कहीं कोई और नहीं है। अभी ये 2 ही पार्टियां वहां नजर आ रही हैं जिनकी कैंपेनिंग नजर आ रही है, जिनकी रैलियां दिखाई दे रही, बाकी लोग अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव है, ताबड़तोड़ रैलियाँ, ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ सभाएं रैलियाँ कर रही हैं, टीएमसी, और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि कम्युनिस्ट का गढ़ कभी पश्चिम बंगाल में माना जाता था। हालांकि 2011 में ये किला ढा दिया टीएमसी ने, उसके बाद कोई बहुत बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। 2016 में भी यही हुआ था कि महज 4 सीटें मिली थी सीपीआई को, और मनीष इस वक्त कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। तो अभिषेक बनर्जी के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ खास पूजा अर्चना की जा रही है। अगर आप इन तस्वीरों के बारे में बता पाएं, आज अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं अपने घर में, ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, ये कौन सी खास पूजा आज हो रही है उनके घर में?
देखिए, बेहद गोपनीय रखा गया है और लेकिन इनको चुनावों की तारीख ऐलान होने से ठीक पहले और जिस तरीके से सीबीआई अटैक कर रही है, सीबीआई ने घर पर नोटिस चिपकाए, इन सब से तमाम लोग जोड़कर जरूर देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी हमेशा जब भी देखा गया है कि कभी दुर्गा पूजा होती है या चुनाव की तारीख हो या कुछ भी हो, सबसे पहले घर के पास मंदिर में जरूर जाते हैं। लेकिन आज घर में जो एक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद हैं, ममता बनर्जी के भाई उस घर में मौजूद हैं और तमाम मंत्रोच्चारण करके पूजा अर्चना की जा रही है। ये जरूर मान सकते हैं कि सियासी संकट तो सर पर मंडरा ही रहा है। सीबीआई, ईडी सबको कोई कसर नहीं छोड़ रही है, धीरे धीरे ग्रिप बना रही है और ऐसे में अभिषेक बनर्जी अब भगवान की शरण में गए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मंत्रोच्चारण या भगवान की शरण में जाके कोई जरूर लाभ मिलता दिखाई दे। तो मुश्किलों के वक्त भगवान तो याद आते ही हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी एक ख़ास पूजा कर रहे हैं, एक विशेष पूजा अर्चना का उन्होंने अपने घर में इंतज़ाम किया है और आज ही जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना है और उससे पहले ये पूजा अर्चना की जा रही। मनीष, इसके अलावा लेफ्ट और पीरजादा के बीच तो गठबंधन हो गया है, कांग्रेस से और पीरजादा की बातचीत अभी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, कांग्रेस के जो नेता थे अब्दुल हन्नान, उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी आज से 1 से 1.5 महीने पहले सोनिया गांधी को कि चूंकि पश्चिम बंगाल में 30% से ज़्यादा माइनॉरिटी की सीटें हैं, मुस्लिम मतदाताओं का एक बाहुल्य इलाका तमाम है, लिहाजा पीरजादा के साथ अगर अलायंस किया जाए तो पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स से तमाम मुलाकात पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ हुई। हालांकि अभी कोई नतीजा बहुत ज़्यादा नहीं निकला है कि कितनी सीटों पर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने अपनी जो मंशा है वो साफ की है कि अगर ओवैसी भी साथ आएंगे तो ये अलायंस बहुत मजबूत होगा। हालांकि कमिटमेंट उनका किसकी तरफ बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया। 30 सीटों का ही केवल मार्जिन जो उन्होंने है वो बताया है। उनकी इच्छा 80 सीटों पर थी और 80 सीटों पर जिन जगह पर वो अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाह रहे थे वो हुगली से जुड़ते हुए तमाम इलाके हैं जिनका जहाँ पर फुरफुरा शरीफ का बहुत ज़्यादा महत्व है, माइनॉरिटी के वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखते हुए वो चाह रहे थे। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जिस जगह आईएसएफ या अलायंस के साथ अगर अलायंस होता है आईएसएफ का तो वामपंथियों का वोट ना उन्हें मिलेगा, ना वो वामपंथियों को वोट देंगे। तो एक वैचारिक मतभेद यहाँ पर दिखाई देते हैं। लिहाजा ये जरूर सवाल उठता है मन में कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पीर अब्बास सिद्दीकी और लेकिन हमने देखा है मनीष की बहुत सारे मतभेदों को भुला करके और जो चुनाव के वक्त पार्टियां गठबंधन करती हैं और ऐसा होता हुआ इस बार भी नजर आ रहा है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।